डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इनके डिफिनीशन के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग अम्ल और क्षार की से संबंधित और भी टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगला टॉपिक जो है वो है अम्ल एवं क्षार की प्रबलता एवं दुर्बलता अम्ल एवं क्षार की प्रबलता एवं दुर्बलता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल है अम्ल में पहले हम लोग प्रबल अम्ल पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं देखेंगे। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, देखिए, वे अम्ल जो कम समय में जो अपने जलीय विलयन में कम समय में हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देता है, ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में आसानी से या कम समय में आयनित हो जाता है, अर्थात आयनों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में H2SO4, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये जो अम्ल है प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, और ये इसको अगर जल में डाला जाए तो कम ही समय में क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन दे देंगे, इसलिए ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी और भी प्रबल अम्ल होते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में भी जान लिया जाए। फास्फोरिक एसिड भी होता है, H3PO4। ठीक है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और भी इसका दे दिया जाए HI। इसके अलावा इसको हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ठीक है, इसके अतिरिक्त HCl को यहाँ लिखे हैं। ठीक है, और HF, ये जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हें जल में अगर डाला जाए तो कम समय में ये हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देते हैं। ठीक है, इसलिए प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल देखेंगे। दुर्बल अम्ल कौन कौन होता है, तो दुर्बल अम्ल वीक एसिड, वे अम्ल जो अपनी जलीय विलयन में, ठीक है, अधिक समय में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अधिक समय में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। या ये भी कहेंगे कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में आयनों में वियोजित बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं।
तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वीक एसिड के अंतर्गत? तो वीक एसिड के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये दोनों वीक एसिड हैं। एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड है, ये दोनों वीक एसिड हैं, ठीक है। और एक और है H2SO3, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। ये तीनों के तीनों वीक एसिड हैं जो अधिक समय में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। अब क्षार के बारे में जान लिया जाए। क्षार में भी इसी तरह डेफिनेशन होगा। क्षार में देखेंगे प्रबल क्षार, इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में कम समय में अधिक मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, ऐसे क्षार को हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। या वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में, ठीक है, कम समय में अपने आयनों में क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्षार को हम प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रबल क्षार के अंतर्गत देखेंगे NOH, NaOH, ठीक है, इसके अलावा KOH, ठीक है, ये जो है, इसके अलावा ये भी आ जाएगा MgOH का होल ब्रांच, ठीक है। ये जो है प्रबल क्षार होते हैं, ये भी आ जाएगा Na2O प्रबल क्षार, ठीक है। ये CaO, ठीक है, ये सभी के सभी प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है, जो अपने जलीय विलयन में बहुत ही कम समय में आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ऐसे क्षार को हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं, ठीक है। दुर्बल क्षार देख लिया जाए। दुर्बल क्षार क्या होता है? दुर्बल क्षार वीक एसिड, वीक बेस होगा, ठीक है। वे क्षार जो अपनी जलीय विलयन में अधिक समय में कम मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन प्रदान करते हैं, ऐसे क्षार को क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं या दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे दुर्बल क्षार में कौन कौन से आ जाएंगे? तो दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है, NH4OH है, ठीक है। इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है, ये जो है दुर्बल क्षार के अंतर्गत आते हैं। क्या है? दुर्बल क्षार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये दुर्बल क्षार है। ये रहा आप लोग का ये रहा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इनके डिफिनेशन और इनके एग्जाम्पल, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला क्या होगा टॉपिक। अगला जो टॉपिक होगा अगला टॉपिक है अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण है
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखेंगे कि अम्ल के कौन कौन से सामान्य गुण होते हैं। तो सामान्य गुण को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो पहले भौतिक गुण के बारे में जानिए। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। भौतिक गुण के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, तब जाकर रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक गुण में देखेंगे पहला है कि जितने भी अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं, सभी के सभी स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है। लेकिन स्वाद में खट्टे होने का मतलब ये नहीं है कि सभी अम्लों को हम उसको चख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी अम्लों को नहीं चख सकते। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो बहुत ही संक्षारक होते हैं। अगर त्वचा पर या लकड़ी पर या कागज पर या कपड़ों पर गिरा दिया जाए तो उसे नष्ट कर देंगे, इसलिए सभी अम्लों को चखा नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ अम्ल ऐसे हैं जिनको चखा जा सकता है, जैसे सिरका है। सिरका है, उसमें भी एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नींबू है, नींबू को भी चखा जा सकता है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। इमली है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, उसे भी चखा जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड को चख ले। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बहुत ही संक्षारक होते हैं और ये त्वचा पर, कागज पर या लकड़ी पर या वस्त्र पर, कपड़ों पर अगर गिरा दिया जाए तो उसे क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे। इसलिए ऐसे अम्लों को चखा नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो पहला ये गुण हुआ, ठीक है। दूसरा गुण देखेंगे कि अम्ल जो होते हैं ये जल में विलय होते हैं। अगर अम्लों को जल में डाला जाए तो ये आसानी से क्या होंगे? विलय हो जाएंगे और अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। जल में जब डालेंगे तो अम्ल जो होते हैं ये हाइड्रोजन आयन पहले बनाते हैं। यही हाइड्रोजन आयन जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? अम्ल जो होते हैं ये याद रखिएगा, लाल कर देते हैं, ठीक है। नीले लिटमस पेपर जो होता है उस पर अगर अम्ल डाला जाए तो उसका रंग किसमें चेंज हो जाएगा? लाल में चेंज हो जाएगा, जिससे पहचान होता है। इस प्रकार यहाँ पे लिटमस पेपर जो है इंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, सूचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो नीले कलर से लाल में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये रहा। एक और इसमें भौतिक गुण में देखेंगे कि जो अम्लों के जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा आसानी से क्या होगा? संचरित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अम्लों के जलीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो ये अम्लों के भौतिक गुण हैं। अब रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड होगा। अम्लों के जो है रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्लों के रासायनिक गुण में पहला जो गुण होगा वो होगा धातुओं के साथ क्रिया। पहला क्या होगा? धातुओं के साथ क्रिया।
धातुओं के साथ क्रिया, अगर धातुओं के साथ क्रिया कराया जाए अम्लों को तो क्या होगा, ठीक है। जितने भी अम्ल होते हैं, कुछ अम्लों को छोड़कर, ठीक है, सभी अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ये याद रखिएगा, ये विशिष्ट गुण है अम्लों का कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, इसके साथ साथ लवण का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई अम्ल ले HCl, हाँ तनु लेंगे, यहाँ पे अम्ल जो है तनु लेंगे, तनु अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और लवण बनेगा। जैसे HCl है, डाइल्यूट HCl लिया जाए और इसके साथ कोई धातु लिया जाए, सोडियम ही ले लेते हैं, ठीक है, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये सोडियम जो होगा इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना, ये क्या है, साधारण नमक है, ठीक है, और ये जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। इस प्रकार धातुओं को जब भी तन अम्लों से क्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और लवण बनेगा। ये एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, एक और एग्जाम्पल में मैग्नीशियम को देख लिया जाए। ये सोडियम को लिए, मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, MgSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैग्नीशियम सल्फेट ये लवण है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, एग्जाम्पल एक इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम को की अभिक्रिया कराया जाए, Ca प्लस H2SO4 क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CaSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सभी में देखिए लवण बना, ठीक है, और क्या बना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड को अगर जिंक के साथ इसके अतिरिक्त आयरन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। क्यों? ऐसा इसलिए कि नाइट्रिक एसिड जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण यह हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो ये अपवाद है, एक अपवाद है, अपवाद को भी देख लिया जाए। आयरन है और क्या है, जिंक है, आयरन है और जिंक है, आयरन के साथ नाइट्रिक एसिड, तब नाइट्रिक एसिड होगा, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट मीन्स होता है तल, ठीक है। तो देखिए इसमें आयरन जो है ये क्या करता है, इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो जब फिर NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्लस क्या बच रहा है, H2O बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, H2O बनेगा। देखिए आयरन नाइट्रिक एसिड आपस में क्रिया किया, ये बनेगा, ये फेरस नाइट्रेट कहलाएगा, फेरस नाइट्रेट कहलाएगा, ठीक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड कहलाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड है और जल बनेगा। इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने का तरीका हम लोग आप लोग पहले चैप्टर में बताए थे, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको संतुलित करने का तरीका हम बताए थे आप लोग, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। इसके अलावा जिंक है, जिंक है, नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराया तो क्या बनेगा, ये भी डाइल्यूट होगा, ठीक है, ये बनाएगा Zn
N4 3 twice प्लस N2O प्लस H2O। देखेंगे ये जिंक नाइट्रेट बना है, नाइट्रस ऑक्साइड बना है, जल बना है, जल के अणु बना है। देखिए इन दोनों रिएक्शनों में कहीं भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के नाते हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, लेकिन किसके साथ, आयरन और जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। लेकिन इसी नाइट्रिक एसिड को अगर मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा मैग्नीशियम के साथ। इसी नाइट्रिक एसिड को देखिए Mg प्लस HNO3 एरो, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए यहीं पे नाइट्रिक एसिड को, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा रहे हैं तो क्या मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका, तो ये नाइट्रिक एसिड अपवाद यहाँ पे है, अपवाद के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला हुआ। दूसरा देखेंगे चार्ट ले लिया जाए। आगे देखेंगे अगला धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। दूसरा ये होगा धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइड मीन्स होता है ऐसे धातु जो है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया किए हैं, ठीक है, और वो जो यौगिक बनाए उसे हम धातु ऑक्साइड कहते हैं। तो धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराया जाए, अम्लों को, तन अम्लों को क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा। तो धात्विक ऑक्साइड जैसे हम देख लें Na2O, ठीक है, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं याद रखिएगा सभी क्षार कहलाते हैं, क्योंकि नेचर जो होती है क्षारी होता है। कैसा होता है, नेचर क्षारी होता है धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो ये धातु ऑक्साइड है, इसके साथ किसी अम्ल को लिया जाए, अम्ल में जैसे इसको लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक को ले लेते हैं और आपस में क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो धातु ऑक्साइडों को जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो लवण बनेगा और जल। देखिए जो क्षार होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। देखिए यहाँ पे लवण बना, सोडियम क्लोराइड और जल बना। ठीक है, तो जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो तन अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लीजिए जिंक ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का क्रिया कराया जाए, ये क्या बनाएगा, तो ये जिंक सल्फेट होगा प्लस H2O। ठीक है, जिंक सल्फेट ये लवण है और जल बना। ठीक है, एक और ले लिया तो धातु ऑक्साइड जैसे K2O। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड का होता है, इसके साथ क्रिया कराया जाए HCl का, ये बनाएगा KCl प्लस H2O। ये पोटेशियम क्लोराइड लवण है एक प्रकार का और जल बना। देख सकते हैं सब में धातु ऑक्साइड भी और ये अम्ल है। ठीक है, तन अम्ल है और सब में देखिए लवण बना। ठीक है, और जल का निर्माण हुआ। तो ये याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए
कि धातु ऑक्साइडों को तनु अम्लों से क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। अगला है धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया यानी धातु के साथ हाइड्रोक्सिल रहेगा। ठीक है, उसे ही हम धातु हाइड्रोक्साइड कहेंगे। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा CaOH का वोल्टोइच ये भी धातु हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा KOH ये भी धातु हाइड्रोक्साइड है। ये सभी धातु हाइड्रोक्साइड है। इनके साथ तनु अम्लों का क्रिया कराया जाए तो तनु अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड ये ले लिया जाए, क्रिया होगा क्या बनेगा, तो जितने क्षार होते हैं ये सभी के सभी क्षार हैं, धातु हाइड्रोक्साइड क्षार कहलाते हैं। ठीक है, और क्षार जो होते हैं अम्लों से क्रिया करके लवण और जल ये भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लेंगे, सभी का बैलेंस नहीं, अगर बैलेंस करना यहाँ पर 2 कर दिया जाए और 2 तो 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HCl ले लिया जाए, HCl लेंगे तो ये कैल्शियम जो है कैल्शियम क्लोरीन से क्रिया करेगा और बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। और ये हाइड्रोक्सिल जल इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, तो ये इसको भी बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर करेंगे 2 और यहाँ 2 है तो इधर भी 2 कर देंगे। हो गया बैलेंस। इसके साथ क्रिया कराया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड को ही ले लिया जाए, नाइट्रिक को लिया जाए, नाइट्रिक एसिड को लिया जाए, नाइट्रिक को लिया जाए, HNO3। ठीक है, ये क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, KNO3 प्लस H2O। ये रहा, सब में देखिए लवण बना, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, जल सब में लवण बना है और जल के अणु का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा, धातु हाइड्रोक्साइडों को अम्लों से क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्या है, धातु कार्बोनेटों से क्रिया। अगला क्वेश्चन, धात्विक कार्बोनेटों से क्रिया। धात्विक कार्बोनेटों से क्रिया यानी इसमें धातु भी रहेंगे और कार्बोनेट भी रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में Na2CO3, ये क्या है, धातु कार्बोनेट है और इसका नाम रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट है। ये देखिए सोडियम धातु है, ये कार्बोनेट है, तो सिंपली हम कह सकते हैं इसको ये धातु कार्बोनेट है या धात्विक कार्बोनेट है और रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसके साथ अगर क्रिया कराया जाए किसी अम्ल को लेकर डाइल्यूट, जैसे HCl ले लिया जाए, क्या बनेगा, तो देखेंगे यहाँ भी कार्बोनेट होता है और कार्बोनेट अगर है अम्ल से क्रिया कराया जाता है तो ऐसा प्रोबेबिलिटी बनती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बोनेट जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनने की संभावना है क्योंकि कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा, बनाएगा NaCl। ठीक है, और इसमें से कार्बोनेट जब टूटेगा तो एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को दे देगा जिससे H2O बन जाएगा और CO2 के रूप में रिलीज होगा गैस, यानी CO2 बनेगा गैस प्लस H2O बनेगा।
ये रहा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और जल के अणु बने। यानी कहने का मतलब है कि धात्विक कार्बोनेटों को जब भी अम्लों से क्रिया कराया जाता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल के अणु बनता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लिया जाए इसके साथ। एक और एग्जांपल, हाँ, CuCO3 ले लेते हैं, इसको कहते हैं कॉपर कार्बोनेट और इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्रिया कराया जाए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड पे क्रिया कराया जाए, देखेंगे इसमें से ये इसके साथ क्रिया करेगा, बनाएगा CuSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये तो धातु कार्बोनेट है। अगर धातु बाइकार्बोनेट हो तब क्या होगा? अगर धातु बाइकार्बोनेट हो, ठीक है, ये तो धातु कार्बोनेट हुआ और धातु बाइकार्बोनेट हो तो क्या होगा? बाइकार्बोनेट हो तो क्या बनेगा? ठीक है, धातु बाइकार्बोनेट यानी ये होगा इसका सूत्र NaHCO3, इसको धातु बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए HCO3 ये बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, इसका रासायनिक नाम। क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो देखेंगे ये बनाएगा, हाँ, ये क्रिया करेगा तो NaCl होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। यानी धातु बाइकार्बोनेट भी अम्लों से क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन होगा इसमें। ठीक, आगे देखिए अगला क्या पढ़ना है। अगला है धात्विक सल्फाइड और बाइसल्फाइड लवणों के साथ क्रिया। सल्फाइड, सल्फाइड और बाइसल्फाइड। ठीक है, धात्विक सल्फाइड से क्रिया या धात्विक बाइसल्फाइड से क्रिया अगर हम लोग को क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताते हैं धात्विक सल्फाइड। तो धात्विक सल्फाइड में जैसे Na ले लिया जाए, NaCO3 सल्फाइड है ना, तो SO3 Na2SO3 होगा, ये सोडियम सल्फाइड कहलाएगा। क्या होगा? सोडियम सल्फाइड। आप लोग देखेंगे Na2SO4, ठीक है, ये सोडियम सल्फेट कहलाएगा और ये सोडियम सल्फाइड कहलाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो सल्फाइड हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर धात्विक सल्फाइड की बात कर रहे हैं। धात्विक सल्फाइड के साथ क्रिया होगा तो अगर अम्लों के साथ क्रिया कराया जाए, तन अम्लों के साथ धात्विक सल्फाइड में क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा? देखेंगे यहाँ पर भी जैसे कार्बोनेट में CO3 था तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, तो यहाँ पे SO3 है तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, बाकी सेम है रिएक्शन, ये भी बनाएगा NaCl प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और ले लिया जाए पोटेशियम सल्फाइड, K2SO3 ले लिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराया जाए, क्या बनेगा? देखिए ये बनाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ये बना पोटेशियम सल्फेट बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना और जल के अणु बना। तो
याद रखिए धात्विक सल्फाइडों को जब भी अम्लों से क्रिया कराया जाएगा तो लवण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल के अणु का निर्माण, ठीक है। अगर यही बाइसल्फाइड से क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, बाइसल्फाइड, ठीक है। बाइसल्फाइड का मतलब यहाँ पे देखिए चेंज कर देते हैं, ठीक है। धात्विक बाइसल्फाइड से क्रिया कराए, जैसे धात्विक बाइकार्बोनेट से कराए थे, सेम उसी तरह धात्विक बाइसल्फाइड से क्रिया कराया जाए, जैसे NaHSO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। ये बाइसल्फाइड है, HSO3 बाइसल्फाइड है, ये सोडियम है। इसके अलावा एक और ले सकते हैं KHSO3 ले लिया जाए तो सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं, लवण बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा और जल के अणु का निर्माण होगा। बस इसको बैलेंस कर लेंगे हम, समीकरण बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट है अम्लों का विलयन। देखेंगे कि अम्ल जो होते हैं, हम जब उनको जल में डाला जाता है, अम्लों को जब जल में डाला जाता है तो अम्ल जल में जो ही पहुंचता है जल के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया जब उसके साथ करता है तो जल में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। पहले हाइड्रोजन आयन बनाएगा, उसके बाद यही हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और जो अम्ल जितना ही अधिक प्रबल होगा वो उतना ही जल्दी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, और जो अम्ल जितना ही दुर्बल होगा वो बहुत ही कम मात्रा में या कम संख्या में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। यानी दुर्बल अम्ल जल में कम आयनित होते हैं और प्रबल अम्ल जो है जल में अधिक आयनित होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, कल आप लोगों को क्षारों के सामान्य गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्षारों के बारे में हम बताएंगे, आज के लिए बस इतना।